जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। अली नवाज़ अवान साहब जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। अली नवाज़ अवान साहब क्यों गए हैं ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आलमोस्ट चैलेंज कर दिया है। और अब मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस मज़हर अली नकवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक ठीक ठाक फड्डा होगा। और आने वाले दिनों में ये फड्डा पूरा पाकिस्तान देखेगा। इस फड्डे का क्या नतीजा निकलेगा ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। आपको याद होगा कि जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब के बारे में एक ऑडियो लीक हुई थी, बल्कि 2-3 ऑडियो लीक्स हुई थी, जिसके बाद जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब का ठीक ठाक प्रॉब्लम पैदा हो गया था। एक ऑडियो में चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने वकील से ये कह रहे थे कि ये जो केस है ये जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब की अदालत में लगना चाहिए। और केस मोहम्मद खान भट्टी साहब का था जो सेक्रेटरी थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। और इसके अलावा एक ऑडियो में वो ये भी बता रहे हैं कि मैं जी आपके घर पहुंच रहा हूं। बस जी नकवी साहब करीब पहुंच गए और नकवी साहब बाकायदा मिनतों पे आए हुए थे कि भाई मेरे घर ना आए चौधरी साहब, कोई मसला नहीं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कह रहे थे बगैर प्रोटोकॉल के आपके पास आना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी आपने ऑडियो देखी होगी। फिर एक एडवोकेट दाऊद साहब है जिन्होंने एक बाकायदा पूरा केस बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया, जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश किया गया। उसमें मज़हर अली नकवी साहब की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें उनके साहबजादों की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर उनकी बेटी है जो इंग्लैंड के अंदर थी और उनको पैसे भिजवाए गए थे, पाउंड्स भिजवाए गए थे पाकिस्तान से, उसकी डिटेल है। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत डिटेल जो एडवोकेट दाऊद साहब हैं उनका ये कहना था कि FBI से ये सारी अमाउंट सारी प्रॉपर्टीज़ छुपाई गई थी। फिर एक प्रॉपर्टी के बारे में ये बताया गया कि उसे और वैल्यू किया गया, प्रॉपर्टी सस्ती थी लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा रखी गई। तो बहुत डिटेल के साथ एडवोकेट दाऊद साहब ने ये केस दायर किया। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे पहुंचा और वहाँ पे खासा अरसा ये केस दाएं बाएं ऊपर नीचे चलता रहा। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है उस वक्त जस्टिस अल्ताफ़ बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और वो खासी दिलचस्पी रखते थे जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब के साथ। बल्कि कुछ लोगों का, कुछ जज साहबान का ये भी कहना था कि ये दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसलिए जस्टिस अल्ताफ़ बंदियाल साहब के दौर के अंदर ये केस टेकअप नहीं हुआ। लेकिन जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब आए तो फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर फौरी तौर पे जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब को नोटिस जारी कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आप नेक्स्ट हेयरिंग पे आपको जो अपने मामलात हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो बहरहाल जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब का आज हेयरिंग थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और नकवी साहब ने एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला। वो स्ट्रोक ये था कि इन्होंने 4 बड़े वकला जो पाकिस्तान के अंदर महंगे तरीन वकला हैं उन सबको हायर करके इन्होंने केस लड़ने का फैसला कर लिया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर होता ये है कि जब भी किसी जज के ऊपर इशू आता है या जज के ऊपर कोई एतराज़ किया जाता है तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि वो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज करते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह काजी फायज़ ईसा साहब ने किया था। आपको याद होगा कि काजी फायज़ ईसा साहब ने चैलेंज किया और उसके बाद वो अपना केस खुद लड़ते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक बेंच बना जिसके सामने काजी साहब खुद पेश होते थे, उनकी बेगम साहबा पेश होती थी। फिर FBI की तरफ से उन्हें नोटिस मिला था तो बेगम साहबा FBI भी जाती थी और बड़ी ख्वारी काजी फायज़ ईसा साहब ने उस वक्त भुगती और ख़ासा टफ टाइम उन्हें गुजारना पड़ा। और उसके बाद उनकी बेगम साहबा को भी, बल्कि एक बार तो हेयरिंग हो रही थी जिसमें बेगम साहबा बाकायदा उनकी आंखों में आंसू आ गए और पूरे मीडिया ने उनको रोते हुए देखा। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने और उनकी फैमिली ने, उनकी बेगम ने बड़ा टफ टाइम गुजारा था। तो एक ऑप्शन जज के पास ये होता है कि वो अपने केस को फेस करे, अदालत के सामने आए, जैसे आम मुलजम होते हैं या आम केस या आम पटिशन दायर होती हैं उसमें अपने आप को सच्चा साबित करे। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो अपनी गलती मान के बाकायदा इस्तीफ़ा दे दे और जब इस्तीफ़ा दे दे तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि पेंशन भी मिलती रहती है और जो मराहत एक जज की होती हैं वो उनको बहाल होती हैं और वो मिलती रहती हैं। लेकिन अगर आप जब केस लड़ते हैं और इस केस में अगर आप हार जाते हैं तो फिर आपको फ़ारिग कर दिया जाता है, फिर आपको कोई पेंशन नहीं मिलती, ना जज की हैसियत से कोई आपको ख़ास कोई फ़ायदा होता है। तो अमूमन जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो जज साहबान देखते हैं कि अगर मेरा केस कमज़ोर है तो वो केस लड़ने के बजाय फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देते अपनी पोजीशन से और फिर अपने मुराद और अपनी पेंशन जो उसको बहाल रखते हैं। इसके अंदर एक मिसाल लाहौर के एक जज साहब हैं जस्टिस फ़र्क साहब, उनकी दी जाती है कि जब पनामा इशू बना था तो उसके अंदर पनामा के अंदर उनका नाम आ गया था और उनके पास भी ये 2 ऑप्शन दिए गए थे। उन्होंने पहला ऑप्शन अडॉप्ट किया था, उन्होंने कहा थी मैं केस लड़ूंगा।
लेकिन जब केस चलना शुरू हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि ये फैसला मेरे खिलाफ हो जाएगा, तो उन्होंने फौरी तौर पे अपना केस विड्रॉ करके रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद अब वो अपनी पेंशन को और मराद को एंजॉय कर रहे हैं। अब ये दूसरा केस काजी फायज ईसा साहब का था। काजी फायज ईसा साहब को भी ऑप्शन दिया गया था, उनके पास भी ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने केस लड़ा। उसके बाद जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब अब सामने आए हैं और जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब के बारे में सबका ख्याल ये था कि इनका केस क्योंकि कमज़ोर है तो ये इस्तीफ़ा दे के अपने घर जाने पे की तरफ जाएंगे और उससे इनकी मराद भी बच जाएंगी, पेंशन भी बच जाएगी और ये पूरी ज़िंदगी अपने नाम के साथ जस्टिस भी लगा सकेंगे। लेकिन आज अचानक जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब ने पलटा खाया और इन्होंने केस लड़ने का फैसला कर लिया। गो आज भी इनके कुछ साथियों का ख्याल ये है कि ये केस लड़ेंगे, तो जब इन्हें ये महसूस होगा कि मैं ये केस नहीं जीत सकता तो ये फौरी तौर पे विड्रॉ करके जस्टिस फुरख की तरह ये भी रिटायरमेंट ले लेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि काजी फायज ईसा साहब ने क्योंकि एक मिसाल कायम कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब इस मिसाल पे काम करने की कोशिश करेंगे और इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये जब तक काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं इस केस का फैसला ना हो सके, क्योंकि इसके बाद जब जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब आएंगे और उनका ड्यूरेशन बड़ा कम है और उसमें भी अगर मज़ार अली नकवी साहब इस केस को खींच लेते हैं तो फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और मज़ार अली नकवी साहब तकरीबन एक पेज पे हैं, तो उस वक्त इन्हें रिलीफ मिल सकता है। तो जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब ये दूसरा जो ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें इनकी पूरी कोशिश होगी कि इस केस को काजी फायज ईसा साहब के दौर में खींच के आगे ले जाएँ। और क्योंकि इनके पास 4 पाकिस्तान के बड़े वकलाएँ, मखदूम साहब आ गए हैं और इसके साथ साथ इन्हें ख्वाजा हारिस साहब जैसे वकील मिल गए, तो ये बड़े वकला हैं और जब ये वकला पेश होंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो ये खासा उस केस को उलझा सकते हैं। और अगर 4 वकीलों ने इस केस को उलझाना शुरू कर दिया तो मेरा ख्याल है 1-1.5 साल तक खींचना कोई इतना नामुमकिन नहीं होगा। तो जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब की पूरी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का दौर गुजार लें। अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का दौर गुजर जाता है तो फिर जस्टिस तारक मसूद साहब का दौर होगा वो बड़ा लिमिटेड होगा। गो जस्टिस तारक मसूद साहब के बारे में ये इंप्रेशन है कि वो जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब और जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब जस्टिस तारक मसूद साहब के ठीक ठाक खिलाफ हैं और इन दोनों के दरमियान खासे इख्तलाफात हैं। अब काजी फायज ईसा साहब का दौर, फिर जस्टिस तारक मसूद साहब का दौर और फिर उसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का दौर, ये बड़ा एक दिलचस्प केस है जो चलेगा और पूरे पाकिस्तान को ये तमाशा देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस किस्म के केस नहीं चलने चाहिए, क्योंकि इससे जज साहबान का तमाशा होता है और इंसाफ और कानून के ऊपर बहुत बड़ी जद लगती है। वो लोग जो इन लोगों को बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनालिटीज़ देखना चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि ये लोग मुकदरों का फ़ैसला करते हैं, जब ये खुद कटारे के अंदर खड़े होते हैं तो फिर उससे जुडिशरी और उसके साथ साथ जज साहबान का जो इंप्रेशन है वो ख़राब होता है। तो ऐसी चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक में आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ उल्टी चल रही है तो इस उल्टी चलती हुई गंगा के अंदर ये कश्तियाँ भी चलने शुरू हो गई हैं। बहरहाल जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब ने काजी फायज ईसा साहब के साथ लड़ने का फैसला कर लिया और वकला उन्होंने बड़े तगड़े किए हैं। जिसके बाद एक सवाल पैदा हो रहा है कि जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब इन वकला को फ़ीसें कहाँ से अदा करेंगे, क्योंकि फ़ीसें इनकी बड़ी भारी हैं और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 12 करोड़ रुपये फ़ीस बनती है। तो क्या जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब 12 करोड़ रुपया फ़ीस अदा करेंगे? क्योंकि ये वकला तो बात करने का 1-1.5 करोड़ ले लेते हैं और अब अगर ये केस वकला फ्री लड़ रहे हैं तो कल को जब जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब बहाल हो जाएंगे, वो बाकायदा अदालत के अंदर बैठेंगे और यही वकला उनके सामने पेश होंगे, तो फिर ज़ाहिर है उस वक्त भी जस्टिस का जो पलड़ा है वो एक साइड पे भारी हो जाएगा, जो ज़ाहिर है जो मेरा ख्याल एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये बड़ी एक दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि अगर ये जज साहबान फ़ीस लेते हैं तो जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब फ़ीस कहाँ से अदा करेंगे, और अगर ये जज साहबान और अगर ये वकला साहबान जज साहब से फ़ीस नहीं लेते तो कल को जब ये अपने क्लाइंट को का केस लेके जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब के सामने पेश होंगे तो उस वक्त इंसाफ की क्या सूरत हाल होगी। तो आने वाले दिनों में ये केस क्या रंग इख्तियार करता है आपको ज़ाहिर देखना पड़ेगा। अब हम अली नवाज़ अवान साहब की तरफ आते हैं। अली नवाज़ अवान साहब इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे
और आपने देखा होगा किस तरह वो एडवोकेसी करते थे इमरान खान साहब की और हर जगह पे बोलते थे। बल्कि कुछ लोग थे इमरान खान साहब के साथी जिनको बिग माउथ कहा जाता था। ये ऐसा लगता था कि अपने मुंह के ज़रिए दूसरे आदमी को दबोच लेंगे। तो अली नवाज़ अवान साहब भी उन लोगों में शामिल थे, हमारे शोज़ में आते थे, मुख्तलिफ शोज़ में आते थे और ऐसा लगता था कि कुसून मार देंगे दूसरे आदमी को, मुक्का मार देंगे। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान साहब को सपोर्ट करते थे। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो पहले तो ये छुपे रहे और छुपने के बाद फिर अचानक ये सामने आए, गिरफ़्तार किए गए और गिरफ़्तार भी मानसेरा से किए गए। और उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते ये जेल के अंदर या हिरासत के अंदर रहने के बाद इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने का अंदिया दे दिया और उसके बाद ये चले गए और इनके गले में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का झंडा डाल दिया गया और उसके बाद अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है। यहाँ एक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अली नवाज़ अवान साहब ने खुद दावत दी थी, खुद बताया था कि मैं यहाँ छुपा हुआ और मेहरबानी करके मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से गिरफ़्तारी दी है। बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गिरफ़्तारी से पहले बाकायदा इन्होंने डील की और डील में इन्होंने ये बताया कि मैं क्योंकि अब वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, अपनी लॉयल्टी तब्दील करने के लिए तैयार हूँ, तो अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए और इज़्ज़त के साथ रखा जाए और उसके बाद मुझे जिस पार्टी में कहेंगे मैं शामिल हो जाऊँगा। तो उस के बाद इन्हें गिरफ़्तार किया गया था, फिर इन्हें बड़ी इज़्ज़त के साथ रखा गया। इनके साथ किसी किस्म की चिलाकशी नहीं हुई जो शेख रशीद साहब के साथ हुई या सदाकत अब्बासी साहब जिस किस्म की सूरत हाल बताते हैं या फिर इमरान रियाज साहब बताते हैं या दूसरे लोग जिनको थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ा। तो इनके साथ किसी किस्म का मुश्किल वक्त नहीं इनके ऊपर से गुजारा गया। इन्हें बाकायदा आराम से रखा गया, घर का खाना दिया गया, ये दिन में 2 मरतबा गुस्ल भी फरमा लेते होते थे और आराम से ये रहे। और इसके बाद इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाके अपना फ्यूचर जो है उसको इंश्योर कर लिया। तो अब अली नवाज़ अवान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं और इन्हें ज़ाहिर है इस बार टिकट भी मिल जाएगा। लेकिन क्या ये जीत सकेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब ये खबर इमरान खान साहब को बहरहाल जेल में मिली थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि अली नवाज़ अवान एक स्पोर्ट्समैन है और कोई भी स्पोर्ट्समैन इस किस्म की हमाकत नहीं करेगा, इतनी ज़्यादती नहीं करेगा कि लीडर का दिल टूट जाए। तो जब इमरान खान साहब को पता चला कि अली नवाज़ अवान साहब भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए तो वो देर तक अपने सर में इस तरह हाथ मारते रहे और कहते रहे कि अली नवाज़ अवान को कम अज़ कम ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान ने अली नवाज़ अवान साहब को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया था। इनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, इन्हें बाकायदा पार्टी के अंदर शामिल किया गया, फिर इन्हें इस्लामाबाद से जितवाया गया। जितवाने के बाद इनके हवाले CDA किया गया और खरबों रुपए के काम उस दौर में हुए हैं, जिससे अली नवाज़ अवान साहब की अपनी दौलत के अंदर बहुत इजाफा हुआ। तो अली नवाज़ अवान का पार्टी को छोड़ देना, फिर पार्टी से निकल जाना, फिर उस पार्टी में चले जाना कि जिसने इमरान खान साहब के सीने पर मूंग दलनी शुरू की है, तो इमरान खान साहब को इसका बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। इसके साथ साथ अली नवाज़ अवान साहब की ट्रोलिंग भी इस वक्त सोशल मीडिया पे जारी है। मेरा ख्याल ये है कि अली नवाज़ अवान साहब इसको डिज़र्व भी करते हैं कि एक पार्टी जिसने इन्हें इक़्तिदार भी दिया, एक पार्टी जिसने इनको इज़्ज़त भी दी, एक पार्टी जिसने इनका एहतराम भी किया और एक पार्टी जिसने इनको हल्का भी दिया और एक पार्टी जिसने इनको खरबों रुपए के काम करने का मौका भी दिया। इस तरह उस पार्टी को छोड़ देना मेरा ख्याल है अली नवाज़ अवान साहब को ये सूट नहीं करता था। लेकिन क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो फिर इसी तरह होता है, एक के बाद दूसरा परिंदा, और ये परिंदे उड़ते जाते हैं, याद रखिएगा। बस ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि जब हवाएं तब्दील होती हैं तो हर परिंदा उड़ जाता है। तो इस वक्त इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले रह गए हैं। यहाँ पे आखिर में इस व्लॉग में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये आखिरी उड़ान नहीं है अली नवाज़ अवान साहब, इसके बाद भी 2 ऐसे परिंदे खड़े हैं जो किसी वक्त भी एक मंडेर के ऊपर बैठेंगे और वहाँ पे नई बोली बोलना शुरू कर देंगे और उसका इमरान खान साहब को ज़्यादा दुख होगा, ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि इमरान खान साहब उनके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो भी मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ जाएंगे। लेकिन बहरहाल जब मुश्किल वक्त आता है तो बड़े बड़े लोग अपने दोस्तों को तन्हा छोड़ देते हैं और अली नवाज़ अवान साहब उनमें एक हैं।